बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में मुरली और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा था कृष्णा। मुरली अपनी पत्नी के साथ मिलकर गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे। सेठानी जी, अब काम पूरा हो गया है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाऊंगी। घोड़े बेचकर सो मत जाना, जरा सावधान रहना। कल रात शोर हो रहा था और बुलाने पर भी नहीं आए थे तुम। वो शोर तो हर रोज आता है, बकरियों की तबेले से आती है। वो आवाजें टोकरी में डाले गए चारे के लिए उनकी झड़प होती रहती है। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, और कोई बात हो तो बताइए। एक बात तो बताना भूल ही गई, कल सुबह जल्दी गाड़ी लेकर आ जाना। यहाँ मेरा बेटा शहर से पढ़ाई करके वापस आ रहा है। 6 बजे ट्रेन आ जाएगी, तो आधे घंटे पहले ही आ जाना, ठीक है ना? ठीक है सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रात को वो अपने घर लौटता है। आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपने खाना ठंडा हो गया है, चलिए जल्दी से खा लीजिए। सेठानी जी जल्दी आ रहे थे तो ना काम निपटाने के बाद भी किसी न किसी काम से देरी करवा देती है। और हाँ, कल मुझे सुबह जल्दी उठा देना। छोटे सेठ जी कल आ रहे हैं तो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। अच्छा, छोटे सेठ जी आ रहे हैं? हाँ, सेठानी जी ने कल मुझे बताया था कि वो आने वाले हैं। पिछली बार जब मैं उन्हें देखा था तो वो किसी हीरो की तरह लग रहे थे। और पढ़े लिखे लोग कैसे होंगे? उन्होंने शहर में पढ़ाई पूरी की है, रहन सहन वैसा ही होगा ना। हाँ, सुना है कि उनकी नौकरी लगने वाली है। हाल फिलहाल में वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ऊंची पढ़ाई करते हैं और नौकरी प्राप्त करते हैं। सुनो, हमारे बेटे को भी हम ऐसा ही पढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे। हम उसे उतना कहाँ पढ़ा पाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ पे है? हमसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप तो बचपन से ही जमींदार जी के यहाँ काम करते आ रहे हो और मैं भी सेठानी जी का सारा काम करती हूँ। हम उनसे कोई सहायता मांग लेंगे न बच्चे की पढ़ाई के लिए। उनसे कैसी सहायता मांगेंगे? बेटे को पाठशाला में भर्ती करेंगे और उनसे हर माह पैसे मांगेंगे। वो इसके लिए नहीं मानेगी। मेरे पिताजी भी मुझे पढ़ाना चाहते थे, किंतु क्या ऐसा हो पाया? अरे, तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है। एक बार पूछकर तो देखते हैं। कल जब छोटे सेठ जी को लेने के लिए जाना तो उनसे बात कर लेना, हो सकता है कि वो हमारी कोई सहायता कर दे। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठानी जी, मैं रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन छोटे सेठ जी नहीं आए। पूछता से पता चला कि जिस ट्रेन से वो आ रहे थे वो तो कब की चली गई। अरे हाँ, उसने कल रात ही फोन करके बताया था कि वो नहीं आ पाएगा, उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। कल रात ही तुम्हें मुरली को ये बता देना चाहिए था ना। उसका सुबह सुबह इतनी दूर जाना टल जाता। बाकी कामों के लिए तो तुम उसे आधी रात में भी नींद से जगा देती हो, तो फिर तुमसे ये क्यों नहीं बताया गया? बिना वजह के मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे पता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, तुम जाकर गौशाला को साफ कर दो। ठीक है सेठानी जी, लेकिन वो क्या हुआ? तुम्हारी बोझदी क्यों बंद हो गई? वो सेठानी जी, मैं अपने बेटे को पाठशाला में दाखिला दिलाने की सोच रहा हूँ। उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप अगर थोड़ी सहायता कर दें तो अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है? पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं है। ये सब तुम बस बड़े सपने देख रहे हो। चलो एक काम करो, कल से उसे भी अपने साथ ले आना। यहाँ पर हम उसे भी काम पर लगा देंगे और उसके हिस्से का कुछ पैसे रख दिया करेंगे। जब वो बड़ा होगा तो उसके हिस्से के पैसे हम तुम्हें दे देंगे। वो बात यह है, उसका पढ़ने का बहुत मन है, इसीलिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है? जहाँ पर हो वहीं पर रहो। ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में उधार ले लोगे, इससे कोई बात नहीं बनने वाली है, समझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो अभी छोटा है, पढ़ने में क्या बुराई है? बताओ, उसकी पढ़ने की उम्र है और तुम उसे इतनी छोटी सी उम्र में काम पर लाने को कह रही हो। वही तो मैं सोचूं कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं। क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि किसको कब विद्यालय जाना चाहिए और कब नहीं? और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? 2 दिन के अंदर अपने बेटे को काम पर लगा दो। चलो अब निकलो, यहाँ से बहुत काम बाकी है।
मुरली वहाँ से चला जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? नीलम, उसका विद्यालय जाने का बहुत मन है, उसके पास पैसे नहीं है, हम थोड़ी सहायता कर देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? वो दोनों पति पत्नी कब से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम क्या उनके लिए इतना नहीं कर सकते? ऐसे ही दान करते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? और वैसे भी कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो यहाँ काम करके उसके दादा और परदादा के जमाने से वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसके पिताजी ने हमसे 1000 उधार लेकर इसे यहाँ पर काम पर लगवाया था। कर्ज चुकाने तक तो काम करना ही पड़ेगा। वो बचपन से यहाँ काम करता आ रहा है और तुमने उसे फूटी कोडी भी नहीं दी है। आखिर कैसी हो तुम? बचपन से उसने जितना हमारे यहाँ कुत्तों की तरह काम किया है, इतने में तो हम उसके कर्जदार बना गए होंगे। जिसका ध्यान उन्हें ही नहीं आ रहा है तो उसके विषय में बात ना ही करो तो अच्छा है। इस तरह नीलम ने जमींदार पति का मुंह बंद करवा दिया। फिर उसी रात की बात है। तो क्या हम बेटे को कभी पाठशाला ही नहीं भेज पाएंगे? ऊपर से अब वो उसे काम पर रखना चाहते हैं। खेलकूद की उम्र में वो उससे काम करवाएंगे और हम क्या चुपचाप बैठे बैठे देखते रहेंगे? ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, बताइए आप। हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? बताओ, सेठानी जी को 2 दिन बाद काम पर भेजने की बात करके आया हूँ। वो अब किसी भी हालत में नहीं मानेगी। 2 दिन बाद वो घर से आकर उसे ले जाएंगी। आपको एक बार सेठ जी से बात करके देखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर हमारी बात सुनेंगे। सेठ जी सेठानी जी के आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और उन्होंने तो कई बार कहा कि हम अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन पापी सेठानी जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर हमारा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएगा तो हम उनकी नौकरी नहीं करेंगे, और अगर हमें कृष्ण को पढ़ना है तो वहाँ काम छोड़ना ही होगा। उसके लिए हमें उनका सारा कर्ज ब्याज सहित चुकाना होगा। आखिर हमारा कितना और कर्ज बाकी है, बताइए। वो तो ये कभी नहीं बताती कि और कितना कर्ज बाकी है। वो केवल यही कहती है कि हो जाएगा तो बता दूंगी। हमें कुछ अनाज और घर में उगी हुई सब्जियां के अलावा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। सेठानी जी, अब ऐसे में हम इसे कैसे पढ़ा पाएंगे और कर्ज कैसे चुकाएंगे? चलो छोड़ो, नींद आ रही है, सो जाते हैं। गधे की तरह पूरे दिन काम करना और रात को आकर सो जाना, बरसों से तो हम यही जिंदगी जी रहे हैं। मुझे तो अब बच्चे का भविष्य सोचकर ही बहुत डर लगता है। कहीं वो भी हमारी तरह जिंदगी भर उनका नौकर बनकर ही ना रह जाए। यही बात सोच सोच कर वो दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। फिर अगले ही दिन की बात है। सेठानी जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बताइए, क्या हो गया? और क्या होगा? आम के बगीचे का रखवाला अजय कल रात को गांव छोड़कर भाग गया है। किसी को नहीं पता कि कहां चला गया है वो। और इधर बाग में फल लगने का मौसम आ चुका है। आने वाली गर्मियों में आम की पैदावार बहुत अच्छी होगी, और अगर ऐसे में बाग ही रखवाली नहीं करेंगे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजय बड़ा भाग्यशाली है जो इसके चंगुल से छूट गया। ना जाने हमारा भाग्य कब खुलेगा। अच्छा, तो अजय गांव छोड़कर चला गया क्या? अरे, यही तो मैंने तुमसे अभी कह रही थी। चलो तुम एक काम करो, उस बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी है, तो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहो और बगीचे का काम देखो। हर रोज पौधों को पानी देना और वहाँ पर आराम से देखभाल करना। ठीक है सेठानी जी, मैं आज ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ चला जाता हूँ। बेटे को कहाँ लेकर जाओगे? मैंने कहा ना कि अपने बेटे को मेरे यहाँ काम पर लगा दो और तुम अपनी पत्नी के साथ बगीचे में चले जाओ। सेठानी जी, वो अभी छोटा है, ऐसे में हम उसे आपके पास छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? तुम्हारे बेटे को मैं संभाल लूंगी, ठीक है ना? ठीक है सेठानी जी, वो बाद में तो आपके साथ ही रहेगा। 1 हफ्ते हम उसे अपने साथ रखकर भेज देंगे। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ये याद रखना कि 1 हफ्ते के बाद उसे मैं स्वयं आकर ले जाऊंगी। बड़े ही दुख के साथ वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बगीचे वाले घर में जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद
सोचा उस पापी औरत से पीछा छूट जाएगा हमारा, लेकिन अब तो वो हमारे बेटे के पीछे ही पड़ गई। ये सब हमारी ही गलती है। हमें उससे अपनी बेटे की पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए थी। बेचारी को फंसा दिया है हमने। हाँ जी, देखिए ना कैसा दुर्भाग्य है। वो एक छोटे से बच्चे से काम करवाएगी। आखिर वो इतने छोटे से बच्चे से कम कैसे करवा सकती है? वो कोई इंसान नहीं, एक डायन है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो आप कुत्तों की तरह हमें काम करना पड़ रहा है। कृष्ण हमारे पास 1 हफ्ता के लिए रहेगा, फिर उसे वापस जाना होगा। हे भगवान, इसकी रक्षा करना आप। ये बताओ कि क्या हमें इसी घर में रहना है? हाँ, हमें इसी घर में रहना है और यहीं से बगीचे की रखवाली करनी है। रुको, मैं अभी बगीचे को अच्छी तरह से देख कर आता हूँ। शाम को जमींदार उनसे मिलने के लिए आता है। सेठ जी, आप यहाँ पर बगीचे को देखने के लिए आए हैं क्या? नहीं मुरली, मैं तो यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया था। बताओ यहाँ कैसा लग रहा है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सेठ जी। दोपहर में बगीचे में घूम भी आया, सब कुछ ठीक है। बस दुख इसी बात का है कि हमारा बेटा हमसे दूर जाने वाला है। सेठ जी, वो हमसे एक भी दिन दूर नहीं रहा है। हमें उसे अकेले छोड़ने में बहुत डर लग रहा है। आखिर इतनी छोटी सी उम्र में वो हमसे दूर कैसे रहेगा? बस यही सोच सोच कर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास उसी के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम तुरंत उस पर हामी भर देना। बाकी जो भी होगा वो सब मैं देख लूंगा। बाप रे, सेठानी जी को अगर सच पता चल गया तो वो हमें गेहूं की तरह पीस देंगी। सेठ जी, उसके लिए मैं हूं ना। मैं तुमसे जो कहूं तुम वो कर देना। उसके बाद मुझे क्या करना है मैं वो अच्छे से जानता हूं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मैंने जो कहा है वो करो। अरे बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में जोरदार बारिश होगी, यही समय है। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर तुम्हें करना क्या है? फिर जमींदार ने उनसे कुछ कहा और वहाँ से चला गया। उस रात जोरदार बारिश हुई। मुरली से खबर आई है कि कल रात जोरदार बारिश होने के कारण बगीचे के सारे आम झड़ गए हैं। वहाँ ऐसा होता रहता है। अरे बाप रे, इतने सारे आम मिट्टी में मिल गए। अब इनका क्या दाम मिलेगा हमें? चलिए मैं भी चलती हूँ, देखते हैं बगीचे में आम बच्चे भी हैं या नहीं। तुरंत ही वो दोनों बगीचे में जाते हैं। वहाँ पर रानी घर के बाहर अपने बेटे के साथ खड़ी हुई होती है। मुरली कहाँ है? कहाँ गया वो? बुलाओ उसे। तुम लोग बिल्कुल पनौती हो, इस बगीचे में आए और आते ही इतना सारा नुकसान कर दिया। सेठानी जी, वो तो शहर गए हैं। क्या कहा? वो शहर गया हुआ है? यहाँ इतनी मुसीबत आ चुकी है और वो शहर गया है? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया है उसे शहर में? वो बात ये है कि कल रात जब तूफानी हवा चल रही थी तो किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया और जब हमने जाकर देखा तो वहाँ पर एक साधु जी खड़े हुए थे। जब हमने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए है। तो हमने उन्हें अंदर बुलाया और उनके लिए भोजन बनाया, उन्हें भोजन दिया करने के लिए, और वो भोजन दिलाए गए। अगले दिन जब हमने सुबह उठकर देखा तो सेठानी जी, उन्होंने जिस थाली में खाना खाया था तो वो थाली सोने की बन गई थी, और जिस गिलास में उन्होंने पानी पिया था वो गिलास भी सोने का बन गया था। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, और वही सोने के गिलास और थाली को बेचने के लिए वो शहर में गए हैं सेठानी जी, और उतने में आप आ गए। कल रात वो साधु जी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। ये क्या, इतने शक्तिशाली साधु? मुझे तो इन्हें यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। अब इनके पास पैसे आने के बाद क्या ये मेरी बात सुनेंगे? हाँ ठीक है, इतना भी ज्यादा खुश मत हो। बगीचे का ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब बगीचे में चलकर उसका हाल देखते हैं। अब इसमें देखना क्या है? मुझे यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना। चलो यहाँ से चुपचाप। कुछ ही देर में जमींदार जी अपनी पत्नी के साथ
अपने घर वापस लौट जाते हैं। अचानक से उनकी किस्मत कैसे चमक गई थी। लोगों ने कभी पैसे की शक्ल नहीं देखी थी। उन्हें अचानक से इतना सारा सोना मिल गया। अब क्या वो हमारे यहाँ काम करेंगे? क्या पता, अगर पैसे हाथ लग दे तो हो सकता है कि वो हमारा कर्ज चुका दे और हमारे यहाँ काम करना बंद कर दे। ऐसा कैसे होगा? अगर काम नहीं करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठेगी। कर्ज उतारने के बाद भी अगर तुम उनसे जबरदस्ती काम करवाओगी तो वो पुलिस के पास भी जा सकते हैं। अब छोड़ भी दो ना। क्या कहा? सच में वो पुलिस के पास जा सकते हैं? उसी रात जोरदार बारिश हुई। तभी नीलम का कोई दरवाजा खटखटाता है। जब उसने बाहर देखा तो बाहर एक साधु जी खड़े हुए थे। आप कौन हैं साधु जी, और इतनी रात को क्यों आए हैं? मैं अपने आश्रम की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में इतनी ज्यादा तूफानी बारिश होने के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया। बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकती हैं? अरे, ये तो उसके बताए हुए साधु जी जैसे ही हैं। इस तरह आधी रात में आए हैं और भोजन भी मांग रहे हैं। मुझसे लगता है अब मेरी भी किस्मत चमकने वाली है। मैं इन्हें जल्दी से कुछ अच्छा बनाकर खिलाता हूँ ताकि उनके खाए हुए बर्तन सोने के बन जाएं और मैं इस गांव की सबसे धनी महिला बन जाऊं। हाँ साधु जी, आप जैसे सत्य पुरुष को तो हमारे यहाँ भोजन करवाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए मैं आपको भोजन करवाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे भले लोग इस धरती पर बहुत ही कम बचे हुए हैं। नीलम ने साधु जी के लिए भोजन का प्रबंध किया। ये गिलास तो बहुत छोटा है, मैं इन्हीं एक बड़े से लोटा में पानी देता हूँ ताकि वो बड़ा सा लोटा पूरा सोने में बदल जाए। ये लीजिए साधु जी, इसमें आपके लिए पानी है। साधु जी ने भोजन खाने के बाद लोटा से पानी पिया। बेटी, तुमने मुझे भोजन खिलाकर पूरा तृप्त कर दिया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे बूढ़े, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। बस तेरे जाने के बाद मेरे सारे बर्तन सोने के बन जाएं। एक काम करती हूँ, इनको आज रात यहीं पर सोने के लिए बोलती हूँ। ये जिस पलंग में सोएंगे वो पलंग और वहाँ के सभी सामान भी सोने के बन जाएंगे। बेटी, तुमने नहीं सुना कि अब मैं चलता हूँ। सदा सुखी रहो। अरे साधु जी, बाहर तो अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? एक काम करिए, आज रात आप यहीं पर रुक जाइए और कल सुबह होने पर आप अपने आश्रम के लिए निकल जाना। नीलम के कहे अनुसार साधु जी उसे रात उसके कमरे में सो जाते हैं। नीलम ये सोचते सोचते सो गई कि अगली सुबह उसके घर में कितना सारा सोना होगा। अगले दिन सुबह होते ही नीलम उस कमरे में गई जहाँ पर साधु जी सोए हुए थे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा तो पूरा कमरा ही खाली हो गया। यहाँ के सारे पैसे और सारे सोने चांदी के सामान कहाँ चले गए? और ये तिजोरी भी पूरी खाली हो गई। सुनिए जी, कहाँ हो आप? जल्दी आइए। अरे बाप रे, अब कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सच में हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया है। देखिए ना, हमारा पूरा घर खाली हो गया है और तिजोरी में पूरी खाली हो गई है। क्या हमारा सारा धन चोरी हो गया? आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? फिर रात में जो भी हुआ नीलम सारी बातें जमींदार को बता देती है। ये सब तुम्हारे लालच के कारण ही हुआ है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है। सेठानी जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे 1000 रुपए और ब्याज के 500 रुपए पूरे 1500 रुपए है। सेठानी जी, परसों मेरे घर पर एक बहुत ही महान साधु जी ने कदम रखे जिससे मैंने आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लगता है कल रात जो मेरे घर में साधु आया था वो सच में साधु नहीं बल्कि एक चोर था, और लालच की वजह से मैंने एक चोर को अपने घर में सुला दिया। इस तरह मुरली ने जमींदार के कहे अनुसार साधु बनकर उनके घर का सारा धन चोरी कर लिया। उस धन में उसके अधिकार के केवल 3000 रुपए अपने पास रख कर नीलम को बिना भनक लगे सारे पैसे जमींदार जी को लौटाकर गांव छोड़कर चला गया।
2,000 रुपए से उसने अपना व्यापार शुरू किया और अपने बेटे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई। सीताराम, राधे राधे।